कहानी के इस भाग को देखने से पहले कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भागों को अवश्य देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी का ये भाग शुरू करते हैं। कल्पना के चेहरे का रंग उड़ गया था। वो उसका पैर छोड़ करके उठ खड़ी हुई थी। हरिशंकर खतरनाक ढंग से उसे घूर रहा था। वो अपने माथे पर चले आए पसीनों को पोंछ करके दूसरी तरफ देखने लगी थी। लो, दवा की जरूरत होगी ना तुम्हें, उसने फिर से उसे कहा था। किसने कहा आपसे कि मैं नींद की दवा खाती हूँ? मुझे कोई बीमारी नहीं है। आपको जरूर किसी ने मेरे बारे में गलत बताया है। अब आप चल करके तैयार हो जाइए, हमें मंदिर निकलना है। वो अपनी कांपती आवाज को संयत करती बोली थी। अच्छा कल्पना, मैं कैसे गिरा ये तो तुमने पूछा ही नहीं, उसने मुस्कुरा करके बात बदली थी। कल्पना ने उसकी तरफ देखा था। आओ दिखाता हूँ, उसका हाथ पकड़े खींचते हुए उसे सीढ़ियों पर ले जाने लगा था। मेरा हाथ छोड़िए, छोड़िए देवर जी। उसके हाथों में भरी कुछ लाल चूड़ियां टूट करके उसके कलाई में चुभने लगी थी। वो चीखती बोलने लगी थी, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़िए ना। हरिशंकर ने उसकी आवाज अनसुनी कर दी थी और उसे चौथे सीढ़ियों पर ला करके खड़ा किया था। हाँ तो कल्पना, तुम्हें पता है मैं यहीं से गिरा था और नीरा भी यहीं से गिरी थी ना। उसके अंतिम शब्द कठोर हो चले थे। नहीं, हाँ हाँ, वो भी यहीं से गिर पड़ी थी। वो अब हकलाते हुए बोल रही थी। पता है कल्पना, मैंने जब गिरने की कोशिश की तो नहीं गिर पाया, पर जब मैंने इस पर तेल डाल करके पैर रखा तो तुरंत मुंह के बल नीचे गिरा था। मुझे पता था कि मैं गिर जाऊंगा, इसलिए सीढ़ियों को पकड़ लिया। पर नीरा को नहीं पता था ना कि सीढ़ियों पर तेल गिरा हुआ है। उस शाम नाश्ते के लिए जब हम तीनों नीचे आए थे तो सबसे अंत में तुम आई थी। तुम्हारे हाथ में एक बोतल थी जिसे तुमने कचरे में डाल दिया था। उसे उस दिन की याद दिलाता बोल रहा था वो। याद आया? नीरा ने पूछा भी था कि बोतल तो अच्छा है, आपने क्यों फेंका? तो तुमने क्या कहा था? उससे बदबू आ रही थी इसलिए फेंक दी हूँ। उसी रात जब मैं ऑपरेशन के लिए पैसे लेने घर आया था तो मेरे पैर भी वहीं फिसले थे, पर मैंने जल्दबाजी में गौर नहीं किया था। उसकी आवाज रुंध गई थी। उस बोतल से तुमने ही तेल गिराया था ना, ताकि वो गिर जाए और मेरी जिंदगी से निकल जाए। सब कुछ तुम्हारी मर्जी से ही हुआ। वो चली गई और मुन्ने को तुमने संभाल लिया। फिर तुमने शुरू की नाटकबाजी, मेरे आने पर रोते हुए लोगों की झूठी बात बोलना, खुद को मासूम दिखाना और घर छोड़ने का नाटक करना। और सबसे बड़ा बेवकूफ तो मैं निकला, जो तुम्हें शुरू से जानता था कि तुम कितनी स्वार्थी, लालची और खुदगर्ज लड़की हो। फिर भी तुम्हारे नकले आंसू पर दया दिखा करके तुमसे शादी करने चला था, और यही तो तुम्हारा मेन मकसद था। सब तुम्हारे रचे गए नाटक के अनुसार ही हो जाता अगर मैं आज खुद दवा लाने नहीं जाता। दुकानदार की बात ने मुझे फिर से तुम्हारे रूप को दिखाया था और सब बात मिल करके एक जगह आ गई। अरे वो बेचारी तो तुम्हें अपनी बड़ी बहन जैसी मानती थी ना, फिर तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? उसकी जोरदार चीख से कल्पना डर गई थी और उसके हाथों में दांत काट करके अपना हाथ छुड़ाती दरवाजे की तरफ भागी थी। पकड़ो उसे! हरिशंकर की आवाज पर कुछ नौकर उसकी तरफ दौड़े और पकड़ करके खड़े हो गए। मुझे छोड़ो देवर जी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया है, ये सब आप गलत सोच रहे हैं। अपना हाथ नौकरों से छुड़ाती वो गुस्से से उसे पास आते देख करके बोली थी। चटाक! जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर पड़ा था। ये सब तुमने किया है। तुमने मेरे माता पिता को नींद की दवा दे करके हमेशा के लिए गहरी नींद में सुला दिया। इससे भी तुम्हारा मन नहीं भरा तो सीढ़ियों पर तेल गिरा करके मेरी नीरा को मुझसे ही छीन लिया, और अब सारा सच मेरे सामने आ गया तो मैं गलत हूँ ये बोल रही हो? गुस्से से लाल भभूका हो करके वो बोला था। मैं अभी पुलिस बुला करके तुम्हें जेल भेजूंगा और तुम्हें सजा दिला करके रहूंगा।
हाँ, सब मैंने किया है। मैंने मारा है तुम्हारे माँ बाप को, तुम्हारी पत्नी को। वो गुस्से से सबको धकेल करके जोर से चिल्लाती सोफे पर बैठ गई थी। तुम सबने मिल करके मेरी सारी खुशियों को लूट लिया था। मेरे बच्चे के बाद पति, सास, ससुर और फिर तुमने सब ने मिल करके मुझे अकेला छोड़ दिया था। मैं यहाँ तुम्हें पाने के लिए आई थी, पर तुम लोगों की बेमोल दासी बन करके रह गई। इस कारण मैंने अपने पहले पति को नहीं छोड़ा था। मुझे सुख चाहिए था, पैसों का सुख, साज श्रृंगार का सुख, जो रवि के आने के बाद माँ ने मुझे करने नहीं दिया था। जो रवि के जाने के बाद माँ ने मुझे करने नहीं दिया। फिर तुमने भी अपनी मन मर्जी की और माँ पापा मुझसे ज्यादा उस नीरा को प्यार करने लगे, क्योंकि वो उनको पोता देने वाली थी। इसलिए मैंने उन दोनों को पूरी शीशी नींद की दवा घोल करके पिला दी। नीरा को क्यों मारा तुमने? वो तो तुम्हें कोई कष्ट नहीं देती थी ना। तुम्हें पता है, कई बार उसने मुझे तुम्हारे लिए जरूरी सामान लाने को जबरदस्ती भेजा था। अपने जैसे कपड़े, अपने जैसे गहने, सब कुछ तो वो तुम्हें देती थी। तुम्हारे लिए अच्छा लड़का भी ढूंढने का जिम्मा मेरे सर पर कर दी थी। बच्चा होने के बाद वो तुम्हारा घर बसाना चाहती थी, पर तुमने सब खत्म कर दिया। वो रोते हुए नीचे बैठ गया था। नीरा ने मेरी सच्चाई जान ली थी। उसने उस दिन मेरी वो डायरी पढ़ ली थी, जिसमें मैं अपने सारे एहसास जो तुम्हारे लिए महसूस करती थी लिखी थी। उसने वो डायरी अपने पास बंद करके रख ली और मुझे खूब फटकारी थी। वो शाम तुम्हें सब कुछ बताना चाहती थी। मैंने उससे बहुत माफ़ी मांगी, पर वो अड़ गई थी कि वो मुझे आज ही इस घर से बाहर निकलवा करके रहेगी। वो सोचते हुए बोल रही थी, जब तुम आए तो सीधे नाश्ता ही मांगने लगे थे। तुम दोनों जब नाश्ता कर रहे थे तो मैंने बोतल में तेल भर करके सीढ़ियों पर गिरा दिया और बोतल फेंक करके तुम्हारे बहुत पास बैठ गई थी। ये देख करके वो गुस्से से उठ करके ऊपर जाने लगी थी, और यही तो मैं चाहती थी कि वो सीढ़ियों पर जाए। वो कोई बाथरूम नहीं जा रही थी, वो मेरी डायरी लाने अपने कमरे में जा रही थी, पर मैंने बीच में ही उसे सीधे ऊपर भेज दिया। वो जोर जोर से हंसने लगी और उठ करके खड़ी होते हुए बोली, देवर जी, प्यार और जंग में सब जायज है। आप बीती बातों पर मिट्टी डालिए। अब आप, हम और हमारा बच्चा तीन खुशी से रहेंगे। चलिए तैयार हो जाइए, आज हमारी शादी है। मेरा प्यार सच्चा प्यार था। आखिर आज मैं आपको पा ही लूंगी। तुम जैसी हत्यारिन से शादी नहीं की जाती, तुम्हारी जगह जेल में है। वो गुस्से से बोला था, मैं यहाँ आने से पहले इंस्पेक्टर को सब बात बता चुका हूँ। वो आते ही होंगे। ये तुमने ठीक नहीं किया देवर जी। मैं जेल नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हें खुशियाँ देना चाहती हूँ और तुम मुझे जेल भेजना चाहते हो। ऐसा कभी नहीं होगा। वो बोली और बाहर भाग गई थी, पर फाटक से अंदर आ रहे इंस्पेक्टर और पुलिस ने उसे पकड़ लिया था। अरे कल्पना मैडम, अब बस कीजिए, कितना भागेंगी? आपके पैर थक गए होंगे। चलिए, हम आपके लिए गाड़ी लेकर के आए हैं। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे। इसी ने मेरा भरा पूरा परिवार, मेरा घर उजाड़ दिया। इसने अपना सारा जुर्म कबूल किया है। हरिशंकर अंदर से उठ करके आया था। जरूर सर, आप चैन से रहिए, इन्हें लंबी जेल की सजा मिलने वाली है, इंस्पेक्टर ने कहा था। हाँ हाँ इंस्पेक्टर साहब, आप भी ना, ये तो सबकी मौत से अपना दिमागी संतुलन खो बैठे हैं। पर आप तो ठीक है ना? मैंने कुछ नहीं किया है। उल्टे ये इंसान अपनी बड़ी भाभी को इतने बड़े जायदाद में से कोई हिस्सा नहीं देना चाहते, इसी कारण मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। वो जहरीली मुस्कान से हरिशंकर को देखते हुए बोली थी, तुम्हें तो मैं उसकी तरफ दांत पीसते हुए वो लपका था। सर, हम हैं ना, हमें अपना काम करने दीजिए। ये बहुत शातिर औरत है, हम इनसे सब कुछ उगलवा लेंगे। आप निश्चिंत हो करके रहिए। इंस्पेक्टर ने हरिशंकर को रोकते हुए शांत कराया था। चलिए कल्पना मैडम, अब आपका राजयोग खत्म हुआ। अब जेल यात्रा करने का समय हो चला है। आप ये दुल्हनों वाले कपड़े बदल करके आइए। उसे घर के अंदर जाने का इंस्पेक्टर ने इशारा किया था। वो गुस्से से सीढ़ियों से ऊपर गई और अपने कमरे में जा करके कपड़े बदल ली, पर उसने अपने गहने
गहनों को नहीं उतारा था। उसके पास जो भी पैसे थे सबको वो अपने आंचल में बांध ली थी। मैं वापस आऊंगी हरिशंकर, और तुमसे अपने अपमान का हिसाब लूंगी। इस संपत्ति में आधे की हिस्सेदार भी हूं मैं, ये बात भूलना मत। वो गुस्से से फुफकारते हुए बोली और बाहर निकल करके जीप में जा करके बैठ गई थी। कल्पना जैसे शातिर लड़की इतनी आसानी से पुलिस के हत्थे चढ़ गई और जेल चली भी गई, ये बात हरिशंकर को पच नहीं रही थी। और 2 घंटे में ही उसके शंका का जवाब भी आ गया। इंस्पेक्टर की गाड़ी उसकी हवेली में आ करके रुकी थी। सर, कल्पना मैडम बहुत शातिर निकली। जब हमारी गाड़ी पुल पर से गुजर रही थी, वो सिपाहियों को धक्का दे करके नदी में कूद गई। हमने बहुत ढूंढवा, गोताखोरों को भी नदी में उतारा, पर वो कहीं नहीं मिली। पर हम सभी चेक पोस्टों पर अपनी पुलिस खड़ा कर चुके हैं, वो शहर से भाग नहीं पाएगी। आप बस थोड़ा सा सावधान हो करके रहिएगा। इंस्पेक्टर ने हरिशंकर से कहा था। वो तो अभी तक हाल में ही बैठा अपने माँ पापा और नीरा को याद कर रहा था। ठीक है, पर वो बचनी नहीं चाहिए, उसने बुझे मन से कहा था। इंस्पेक्टर चला गया। कल्पना नदी से तैर करके दूसरी तरफ किनारे पहुंची थी और वहां से ट्रेन पकड़ करके दूसरे शहर चली गई थी। वहां प्लेटफार्म पर भी भीगे कपड़ों में अपनी रात गुजारी थी। सुबह उसे बहुत जोरों की भूख लगी थी। नदी में उसके आंचल में छुपाए सारे पैसे बह गए थे। अब उसके पास एक भी पैसा नहीं था, पर उसके शरीर पर पहने गहनों की कीमत बहुत ज्यादा थी। वो उठ करके बाथरूम में गई और अपने सारे जेवर उतार करके एक पेपर में लपेट ली थी। उसने उसी दिन अपने सारे गहने बेच करके सारा रुपया एक बैग में भर लिया था। होटल जा करके उसने एक कमरा बुक किया और पेट भर खाना मंगा करके खाया। फिर वो सारा दिन कमरे में ही सोती थी। शाम में वो बाजार चली आई थी, उसे कुछ कपड़े लेने थे। अरे कल्पू, तुम? वो फिर उसके सामने आ पहुंचा था। उसके दांत किटकिटाने लगे थे। तुमसे कहा था ना कि मेरे सामने मत आना, फिर क्यों आए हो? ये सब छोड़ो, पहले तुम अपना चेहरा ढको। वो उसके साड़ी को पकड़ करके आंचल से घूंघट निकालने लगा था। छोड़ो, ये क्या तरीका है? वो गुस्से करके उसका हाथ झटक दी थी। ये देखो, उसने उसे खींच करके किनारे किया था। पुलिस ने तुम्हारी फोटो अखबार में छपवाई है और तुम्हें ढूंढने वाले को 10,000 का इनाम दिया है, इसलिए बोल रहा हूँ, अपना चेहरा ढको। उसने अपने हाथों में पकड़े अखबार की कटिंग उसके सामने लहराई थी। कल्पना के तो पसीने छूटने लगे थे। हे भगवान, अब क्या होगा? पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी दूसरी शादी सुन करके मैं बिल्कुल टूट गया और मैंने वो हॉस्पिटल छोड़ दिया। इस शहर के दूर दराज वाले एक गांव में जा करके अपने नाम में डॉक्टर विशाल लगा करके एक छोटा सा क्लिनिक खोल लिया है। अब मेरा काम अच्छा चलता है और मेरे पास ढेर पैसे हो गए हैं। वो खुशी से बोला था। कल्पू, तुम मेरे साथ चलो, वहाँ तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा, क्योंकि वो गांव शहर से बहुत दूर है। वहाँ अखबार नहीं जाता। सर्दियाँ आने वाली थी तो मैं कपड़े लेने आया था, पर मुझे मालूम नहीं था कि तुमसे मुलाकात हो जाएगी। पर तुम्हारे हाथों में बच्चे के कपड़े क्यों हैं? तुमने भी दूसरी शादी कर ली क्या? उसके हाथों में पकड़े बच्चों के स्वेटर देख करके वो बोली थी। अरे नहीं नहीं, ये तो मेरे नौकर के पोते का है। तुम्हें सबने भगा दिया ना, पर मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मेरे घर चलो, हम दोनों एक नई दुनिया बसाएंगे। और तुम्हारे लिए मेरे पास एक सरप्राइज भी है, तुम देखोगी तो खुशी से झूम उठोगी। वो अब भी उसे दिल से स्वीकार करने को तैयार था। कल्पना ने कुछ देर सोचा था। उस शातिर लड़की ने विशाल को छोड़ करके अपनी नई दुनिया बसाई थी, फिर से उसके साथ नहीं जा सकती थी। पर अभी वो इनकार करती तो वो उसे पकड़वा सकता था। इसलिए वो अपने जुबान में चाशनी घोलते हुए बोली, मेरे लिए कुछ कपड़े खरीद लो, मेरे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो तुम यहीं रहो, मैं ले करके आता हूँ। विशाल खुशी से उछलता बोला और उसके हाथों में वो बैग थमा करके चला गया था। तुम जैसे टंटफुटिये के साथ मुझे नहीं जाना है। अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हें छोड़ती ही नहीं। नफरत से सोचते हुए वो कपड़ों से
भरे थैले को वहीं पटक दिया और घूंघट लंबी करते हुए बाहर निकल गया था। वो होटल गई और अपने पैसों वाले बैग को लेकर के वहां से चल पड़ी थी। उसने वहां से फिर दूसरे शहर के लिए ट्रेन पकड़ ली थी। अब वर्तमान में मैंने बहुत सारी मुसीबतों को बहुत कष्ट से सहा है। मैं हर दूसरे तीसरे महीने भागती रही थी, किसी सस्ते होटल में रहती और किसी तरह जीने लगी थी। वो 5 साल मैं नहीं भूल सकती जब मेरे सारे पैसे खत्म हो गए थे। मुझे होटल वालों ने पैसों के बिना जाने को कह दिया था और अब वही मुझसे बर्तन साफ करवाना शुरू कर दिए थे। मैं काम करते करते थक करके चूर हो जाती, तब कुछ खाने को मिलता। मुझे लगता था अब मैं कहीं मर जाऊंगी, पर एक दिन मैंने हिम्मत की और सबसे छुप करके वहां से भाग आई। मैं फिर दूसरे शहर चली आई थी, पर इस बार मैंने हॉस्पिटल में काम ढूंढा और झाड़ू पोंछा मारने लगी। वहीं पर डॉक्टर दुर्गेश से मेरी मुलाकात हुई। उसने मेरे साथ सहानुभूति दिखाई और मुझे अपने साथ काम में रखना शुरू कर दिया। उसने मुझे नर्स की ट्रेनिंग दिलवाई और धीरे धीरे मैं उससे प्रेम करने लगी थी। एक दिन उसने मुझसे अपने प्रेम का इजहार किया और मेरे बारे में पूछा। मैं उस पर विश्वास करने लगी थी। इतने सालों में मैंने पहली बार किसी को बिना छुपाए अपना सारा सच बता दिया था। वो मुझसे शादी करना चाहता था, पर उसके पापा ने जबरदस्ती उसकी शादी माधुरी से कर दी थी और वो कुछ नहीं कर सका। कुछ महीनों बाद वो मुझसे फिर पहले की तरह बातचीत करने लगा और मुझे अपनी पर्सनल असिस्टेंट बना करके हॉस्पिटल में रख लिया। उसने ही मुझे तेरे 6 साल के बच्चे को ला करके दिया और कहा कि तू कोई अनाथ थी जो अपना बच्चा छोड़ करके मर गई है। वो उसी लड़की की तस्वीर पर हाथ फिराते हुए बोली, उसने मुझे एक घर खरीद करके दिया और मैं तुम्हारे बच्चे के साथ यहाँ रहने लगी। इन सब के बीच कब मैंने दुर्गेश को अपना तन मन सौंप दिया मुझे पता ही नहीं चला। वो मेरा पति नहीं था, पर अपने पतियों वाले सारे फर्ज निभाने लगा था और मैंने भी उसे हमेशा खुश रखना चाहा था। फिर मैंने तुम्हारे बच्चे को चौधरी खानदान का नाम दिया और अपना बच्चा कह करके पालने लगी। उसी बीच दुर्गेश की बदली दूसरे शहर हो गई। वो चला गया, पर मुझे उसने हॉस्पिटल में सरकारी नर्स बनवा दिया था और मैं अकेली रह गई थी। पर वो बच्चा वो मुझसे मिलने आया करता था। मुझे उस हरिशंकर और उसके खानदान को मिटाना था, इसलिए मैंने तेरे बेटे को अपना हथियार बनाया और उसे अपनी बहन का बेटा बता करके हरिशंकर के परिवार के प्रति नफरत भर दी। 15 साल बीत गए थे और फिर दुर्गेश ने मेरी बदली करवा करके इस शहर में मुझे बुला लिया। अमित को मैंने कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर दिया था। अपनी पढ़ाई के साथ वो नफरत की आग में जल रहा था, पर मैंने उसे ये नहीं बताया कि ये वही शहर है जहाँ मेरा घर है, चौधरी हवेली, जहाँ हरिशंकर चौधरी रहता है और उसने दूसरी शादी कर ली है, क्योंकि उसे अपने प्यार की निशानी मुन्ने को पालने के लिए किसी औरत की जरूरत थी और उसी से उसे दूसरा बेटा भी हुआ था। ये सब बातें अमित जान जाता तो अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ देता और बदले की आग में कूद पड़ता, पर मैं इतनी नाइंसाफी उसके साथ नहीं कर सकती थी। आखिर बचपन से उसे पोसते पालते प्यार जो करने लगी थी, वो खिलखिला करके हंसने लगी थी। मैं फिर से दुर्गेश के साथ ऐश करने लगी थी। फिर 6 साल बाद मैंने तुम्हें देखा देवर जी। एक कंपनी के उद्घाटन में तुम अपने दोनों बेटे के साथ आए थे। तुम तीनों की खिलखिलाती मुस्कान अखबार में हूबहू छपी थी। मुझे अब बर्दाश्त नहीं हो सका। अमित की पढ़ाई खत्म हो गई थी, अब वो एक मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ था। मैंने अमित को अब सारी बात बताई और वो तुम्हारे दोनों बेटों की जासूसी में लग गया था। उसी ने भाड़े के गुंडों द्वारा लंदन से वापसी में तुम्हारे दोनों बेटों का एक्सीडेंट करवाया और तुम्हारे बड़े बेटे को वहां से गायब कर एक लावारिस लाश रखवा दिया। अब वो तुम्हारे दूसरे बेटे और उसकी पत्नी के पीछे पड़ गया। वो फिर से हंसने लगी थी। बेचारा भोला
बच्चा खुद के बारे में कुछ नहीं जानता था, पर मेरी खुशी के लिए अपनी जिंदगी हराम किए फिरता है। अभी देखो, मेरे ही कहने पर उस सुरभि को पकड़ने गया और अपना हाथ तुड़ा करके बैठ गया। वो उठी और फोटो को फिर से दीवार पर टांग करके उसके ऊपर माला चढ़ा दी थी। तुमने सही किया जो मर गई। अगर तुम अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ती तो फिर दुर्गेश मुझे उसे कैसे ले करके देता, वो मुझे कैसे मिलता, और फिर मैं इसे अपना हथियार कैसे बनाती। अब वो चैन से बिस्तर पर आ करके लेट गई थी, फिर अपना फ़ोन निकाल करके कुछ फ़ोटो देखने लगी थी। ये फ़ोटो चौधरी जी के परिवार के सहित सुरभि की भी थी, जो हाल की ही तस्वीर थी। बस कुछ दिन और देवर जी, तुमने जितने भी अत्याचार किए हैं मुझ पर, उन सभी जुल्मों का जवाब देना होगा, और ये सारा जवाब मेरा नकली बेटा लेगा। और फिर मैं तुम्हें उस घर से धक्के मार करके बाहर निकाल दूंगी। फिर वो घर, वो कंपनीज और सारा धन पर मेरा अधिकार होगा, सिर्फ मेरा। पागलों की तरह कह कहे लगाती वो बिस्तर पर लेट गई थी। सुबह हो चुकी है। सूरज की उदित किरणों से पूरा संसार अपने रोजाना के काम पर लग चुका था। चौधरी भवन में भी सब जाग चुके हैं। सुरभि सुबह सुबह पूजा करके किचन में जा करके अपने हाथों से दारसिल के लिए कॉफी बना रही थी। अम्मा, कॉफी ले आइए। दारसिल नीचे आया था। चौधरी जी पेपर देख रहे थे, वहीं बैठ करके वो मोबाइल स्क्रॉल करने लगा था। मयंक और नितेश भी वहीं बैठे थे। सब ने नाश्ता कर लिया था और अब चाय पी करके अपने अपने काम पर लगने वाले थे। ये रही आपकी कॉफ़ी, और पापा ये आपकी बिना चीनी वाली चाय। वो खुद भी वहीं बैठ गई थी। उसने उन दोनों को भी चाय थमाई और खुद भी पीने लगी थी। दारसिल, आज ऑफिस जाओगे ना? जी पापा। क्या कोई काम था क्या? अरे नहीं, बस तुम भी अब सावधान रहना। आज से मयंक भी तुम्हारे साथ रहेगा। पापा आप चिंता मत कीजिए, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। मयंक और नितेश यही रहेंगे और आप सब की सुरक्षा करेंगे। वो उल्टे उन्हें समझाने लगा था। ठीक है बेटा, पर संभल करके रहना। ना जाने उस रंजन के अलावा अब ये नया कौन सा आ गया है हमारा दुश्मन बन करके। वो बेहद चिंतित थे। सुरभि को बुरा लग रहा था, क्योंकि ये सारी मुसीबतें उसी के कारण आई थी। वो जो कोई भी है, मैं उसका पता लगा लूंगा। अगर वो पाताल में भी छुप जाए तो भी मैं उसे बाहर निकाल करके ले आऊंगा। उसके ठोस इरादे से सब चुप हो करके ही देखने लगे थे उसे। सुरभि सोच में डूबी थी। सुरभि, सुरभि, दारसिल ने 2-3 बार उसे आवाज लगाई थी। हाँ, क्या हुआ? क्यों आपने छोटे दिमाग को इतना परेशान कर रही हो? वो नहीं सोच पाएगा। सारा मैटर मैं देख रहा हूँ ना। तुम चलो, अब मेरे ऑफिस जाने की तैयारी कर दो बस। वो हंसते हुए उसे चिढ़ाते हुए बोला था। वो गुस्से से मुंह फुला ली थी। पापा, इनको समझा दीजिए, मुझे सबके सामने ना चिढ़ाया करें, वरना। ओह, मैं तो भूल गया। सॉरी सॉरी, चलो कमरे में वहीं चिढ़ाता हूँ। वो हंस करके बोला तो सबके चेहरे पर हंसी तैरने लगी थी। आप सब हंस रहे हैं, मैं आप सब से बात नहीं करूंगी, जा रही हूँ। वो नाराज सी उठ करके सीढ़ियों की तरफ चल पड़ी थी। बेटा, उसे इतना मत चिढ़ाया करो, इस बार तो वो हम सब से नाराज हो गई है। अब जाओ, तुम ही उसे मना करके मेरे पास ले आना। पापा, वो दिखाती है सबसे नाराज है, पर उसे नाराज होना भी नहीं आता। मैं अभी तैयार हो करके आता हूँ, देखिएगा कैसे हंस करके सबसे बात करेगी। वो हंस करके बोला और फ्लोर की तरफ चल पड़ा। ये लड़का भी ना सुरभि के आने से बिल्कुल बच्चा बन गया है। मैं जाता हूँ, मेरे पेड़ पौधों के खाने का समय हो रहा है। वो भी उठ करके बाहर चल दिए थे। यार मयंक, कितना खुशहाल परिवार है। अगर कल सुरभि मैम को कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। नितेश बहुत भावुक हो गया। वो लोग 2 महीने में ही इस घर के लोगों से हार्दिक रूप से जुड़ गए थे। आगे कुछ मत बोलना यार, हमने समय पर मैम को बचा लिया ना, और यहाँ की खुशियाँ लुटने से बच गई। अब हम दोनों इस घर की तरफ किसी भी दुश्मन को नजर उठा करके नहीं देखने देंगे। मयंक का स्वर पूरे आत्मविश्वास से भर उठा था।
जानू, क्या खा रही हो? मुझे भी दो ना। दारसिल उसके कमरे में गया तो वो बिस्तर पर बैठी गुस्से से भरी हुई थी। कुछ नहीं खा रही, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। छोटा दिमाग है ना मेरा, मैं सोच नहीं सकती। यही कहा है ना आपने, मेरे सामने से हट जाइए। वो बहुत नाराज थी। दारसिल उठ करके उसके पीछे बैठ गया और उसकी लंबी बालों की चोटी से खेलने लगा था। मार डालूंगी, ये क्या कर रहे हैं? वो बिदक करके उसकी तरफ मुड़ गई थी और अपनी चोटी खींच करके जूड़ा बना ली थी। आज आपको वापस नहीं जाना है? जाना है, पर पहले अपनी प्यारी सी बीबी जो गुस्सा खा रही है उसको मना तो लूं। सॉरी जानू, तुम्हें परेशान किए बिना मैं रह नहीं सकता। उसने झटके से अपनी तरफ खींचा था। तुम गुस्से में इतनी क्यूट लगती हो ना कि मेरे दिल करता है। क्या दिल करता है आपका? दारसिल से ज्यादा देर वो नाराज नहीं रह सकती थी। वो बीच में ही उसे टोक दी थी। दारसिल उसके इतनी आसानी से मान जाने पर खिलखिला करके हंस दिया था। सुरभि उसके सीने पर अपना चेहरा टिकाए उसकी आंखों में प्यार से देख रही थी। मेरा दिल ये करता है जान कि तुम्हें कभी भी अपनी बाहों से दूर ना जाने दूं। हमेशा तुम्हें यूं ही अपने सीने से लगाए रहूं। मेरा दिल करता है कि तुम्हें लेकर के सबसे बहुत दूर लेकर के चला जाऊं और दिन रात बस तुम में खोया रहूं। वो पलट करके उसे खुद से नीचे गिरा दिया और अपने बाहों में लपेटे हुए उस पर झुक गया था। सुरभि शर्माती उसकी सीने में सर छुपा ली थी। ये लो, हम आ गए, तुम्हारा कैदी। वो देखो, ओ रहा। दुर्गेश ने कल्पना को दिखाया था। 9 बजे उसे घर से पिक किया और 4 घंटे होटल में साथ गुजारने के बाद हॉस्पिटल निकल पड़ा था। पर कल्पना ने उसे रक्षित के पास ले चलने को कहा था। रक्षित अपने में गुम छोटे से बिस्तर पर बैठा था। उसके हाथों में एक कंघी थी जिससे वो बार बार अपने बाल सेट कर रहा था। वो दोनों अंदर घुसे थे। उन्हें देखते ही वो डर से चौकी के नीचे घुस गया। बचाओ बचाओ, मुझे मार डालेंगे, कोई बचाओ, वो अंदर से चिल्लाने लगा था। नर्स नर्स, उनके साथ एक डॉक्टर भी आया था। उसके आवाज देते ही एक नर्स और एक वार्ड बॉय दौड़ते आए थे। इसे शॉक रूप में ले जाओ और ट्रीटमेंट की तैयारी करो। सर, कल रात ही इसे शॉक दिया गया है। अगर अभी दिया तो ये बहुत कमजोर हो जाएगा और इसकी तबीयत भी खराब हो जाएगी, नर्स ने धीरे से कहा था। जितना कहा है उतना ही सुना करो और अपना मुंह बंद करके काम करना सीखो, वरना 2 मिनट में इस हॉस्पिटल के बाहर कर दूंगी, डॉक्टर गुस्से से चीखा था। लेकर के जाओ इसे। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, प्लीज प्लीज प्लीज, दर्द होता है, मैं अब नहीं चिल्लाऊंगा, प्लीज मैं नहीं जाऊंगा, बहुत दर्द होता है। वो मासूम बच्चे की तरह तड़प करके रोते हुए बोल रहा था। कल्पना के हृदय में ठंडक सी पड़ने लगी थी। बाहर जाओ, आ जाओ, चलो हम लोग ग्राउंड में खेलेंगे, आ जाओ, शाबाश। उस अधेड़ उम्र की नर्स ने प्यार से उसे पुचकारते हुए बाहर निकाल लिया था। वो दोनों रक्षित को हाथों से थाम करके शॉक रूम में ले गए थे। दुर्गेश ने उन तीनों के जाने के बाद डॉक्टर से पूछा था, डॉक्टर कुछ प्रोग्रेस तो नहीं आया है ना इसमें? नहीं डॉक्टर, आपके पैसों ने मेरा मुंह बंद कर दिया है। इसे ठीक होने की दवा दी ही नहीं जाती है जो ये कभी ठीक होगा। अगर ये हर सप्ताह इलेक्ट्रिकल शॉक दिया जाता है जिससे ये अब पूरी तरह पागल होने वाला है। ये पहले बहुत उग्र था, मौका मिलते ही भागने लगता था, पर बाहर निकलने का रास्ता तो खुला नहीं रहता था, तो सबको ग्राउंड में ही बहुत दौड़ाता था। इसके बदले इसे इलेक्ट्रिक शॉक का तगड़ा डोज देना पड़ता था। उस दर्द से बचने के लिए कुछ महीनों से ये बहुत शांत रहने लगा। अब ये सब की बात मानता है और दवा भी समय पर चुपचाप खा लिया करता है। तुम अलर्ट रहना, कहीं ठीक हो करके भाग ना जाए, कल्पना गुस्से से बोली थी। आप बेफिक्र रहिए मैडम, ये इस पागल खाने से मर करके ही निकल पाएगा या तब जब आप लोग इसे ले जाइएगा। डॉक्टर हंस करके बोला था। वो दोनों भी हंस दिए थे। चलो अब तुम अपना काम करो, ये लो तुम्हारे लिए इनाम। कल्पना ने अपने पर्स से कई नोटों के बंडल उसकी तरफ बढ़ाए थे।
थैंक यू मैडम, आप मुझ पर ऐसे ही लक्ष्मी माता को बरसाती रहिए। आपके कैदी की पहुंच कभी भी सरस्वती माता तक नहीं होगी। निहायत कमीनेपन से हंसता वो बोला और नोटों के बंडल को अपने सारे पॉकेट में कसने लगा था। वो दोनों मुस्कुरा करके बाहर निकल गए थे। गाड़ी में कल्पना अपने मोबाइल से खेल रही थी और दुर्गेश गाड़ी चलाता उसे ही बीच बीच में देखे जा रहा था। वो आज बहुत खुश थी और सारी बातें अमित को मैसेज से बता रही थी। आज तो तुम बहुत खुश हो ना कल्पना, पर सच जिस दिन तुम्हारे सामने पूरी तरह खुल करके आएगा तुम ठीक से रो भी नहीं पाओगे। तुम्हारे स्वार्थ ने कितनों को रुलाया है और कितनों ने अपनी जान खोई है। सबका हिसाब किताब करने का अब वक्त आ गया है। अपने उल्टे दिन गिनने शुरू कर दो। वो अपने ओंठों पर जहरीली मुस्कान सजाए उसे देख करके सोच रहा था। गाड़ी में कल्पना अपने मोबाइल से खेल रही थी और दुर्गेश गाड़ी चलाता उसे ही बीच बीच में देखे जा रहा था। वो आज बहुत खुश थी और सारी बातें अमित को मैसेज से बता रही थी। पागल खाने के उस वार्ड से जोर जोर से रोने की आवाज आ रही थी। डॉक्टर इलेक्ट्रिक शॉक दे करके जा चुका था। वार्ड बॉय और उस नर्स ने मिल करके रक्षित को उसके कमरे में ला करके सुला दिया था। बेटा तुम कुछ देर सो जाओ, फिर हम खेल खेलने चलेंगे। वो नर्स प्यार से उसके बालों को सहलाते बोली थी। सिस्टर रमा चलो यहाँ से, डॉक्टर ने देख लिया तो फटकार पड़ जाएगी। तुम जाओ मैं तुरंत आती हूँ, वो बोल करके उसे चादर उड़ाने लगी। वार्ड बॉय बाहर निकल गया। मैं क्या करूं बेटा, तुम पर बहुत दया आती है, बहुत दर्द सहना पड़ता है तुम्हें। अगर तुम्हें यहाँ से निकाल करके प्यार से सब कुछ समझाया जाए तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। पर तुम्हारे लिए कोई आए तो सही, बस कुछ महीने पर वो दो लोग ही बस तुम्हें देखने आते हैं, पर वो भी तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाते। फिर डॉक्टर भी तो तुम्हें ना जाने कौन सी दवा देते हैं जो हर मरीज से अलग होता है। हर मरीज को हम सभी नर्सें दवा देती हैं और तुम्हें वो खुद से देते हैं। ना जाने तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं। क्या तुम्हारे माता पिता को तुम्हारी चिंता नहीं होती होगी। नर्स अपने मन में सोचते हुए रोने जैसी हो गई थी। पिछले 2 सालों से वो रक्षित को यहाँ कष्ट सहते देख रही थी। उसे बहुत दया आती थी। वो उसे बेटे की तरह प्यार करने लगी थी, पर वो उसके लिए कुछ कर नहीं सकती थी। वो दर्द से रोते हुए बोल रहा था, आप लोग बहुत बुरे हो। मैंने कहा था ना मैं बदमाशी नहीं करूँगा। ये मत करो। वो अपने सर के उजड़े बालों को उठा करके इलेक्ट्रिक शॉक के वायर के लगे निशान दिखा रहा था। देखो तो मेरा माथा कितना लाल हो गया है, कितना दर्द करता है। रक्षित 28 साल के आसपास का लंबा तगड़ा सुंदर युवक था। एक समय था जब उसकी पर्सनालिटी को देख करके सामने वाले नजर नहीं भरती थी, और आज वही लड़का दर्द से रोते हुए तड़प रहा था। ये हॉस्पिटल शहर से बहुत दूर एकांत पहाड़ी क्षेत्र में अलेसा में था। यहाँ लोग कम ही आते जाते थे और यहाँ की आबादी भी बहुत कम थी। यहाँ तक शहर की कोई हलचल भी नहीं पहुंच पाती थी, और इसलिए भी रक्षित के बारे में यहाँ के स्टाफ्स नहीं जानते थे। डॉक्टर को भी रक्षित के बारे में कोई सही जानकारी नहीं थी। वो बस दुर्गेश और कल्पना से पैसे ले करके रक्षित को पूरी तरह पागल बनाने में लगे थे। बेटा रोते नहीं हैं, सब ठीक हो जाएगा, आप सब सो जाओ। वो उठ करके बाहर चली आई थी। ये क्या हो रहा है। पूरे हॉस्पिटल में अफरा तफरा मची थी। सारे स्टाफ पूरे ग्राउंड में इधर उधर दौड़ रहे थे। वहां लगी एक गाड़ियों में सभी मरीजों को भरा जा रहा था। उसने फ्लोर से ही एक स्टाफ को आवाज लगाई थी, भवेश ये क्या हो रहा है, ये सारे मरीजों को कहाँ भेजा जा रहा है। सिस्टर रमा आप उस मरीज को ले आओ, हॉस्पिटल में शॉर्ट सर्किट हो गया है, सबको यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है, सबको शहर के दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है। वो वापस अंदर भागी थी। अरे बेटा उठो, जल्दी बाहर चलो। उसे बाहों में थाम करके वो सीढ़ियों से उतरने लगी थी। मुझे नहीं जाना है,
फिर मुझे वहाँ ले जा कर के शॉक दोगे ना? प्लीज मत ले जाओ ना। अभी मैंने कोई बदमाशी नहीं की है। वो जो कुछ चुप होने लगा था, फिर से रोते हुए बोलने लगा था। बेटा, यहाँ आग लगी है, इसलिए आप दूसरे हॉस्पिटल जा रहे हो। वहाँ आपको कोई दर्द नहीं देगा। आप बस शांत हो करके जीप में बैठे रहना और वहाँ कोई बदमाशी मत करना। प्यार से उसे समझा करके वो गाड़ी में बैठा दी थी। उसका दिमाग रक्षित को इस कष्ट से मुक्त करने के बारे में विचार करने लगा था। ये अंतिम जीप है, इसमें मात्र 4 मरीज हैं। इनके साथ कौन स्टाफ जा रहा है? ड्राइवर चिल्ला करके बोला था। रमा, तुम चली जाओ। जब यहाँ की इलेक्ट्रिक पावर ठीक हो जाएगी तब सबको वापस ले आया जाएगा। तुम लोग सब अलर्ट रहना। सारे मरीजों को जाने लाने की पूरी जिम्मेदारी गाड़ी में बैठे स्टाफ की होगी। डॉक्टर वहीं खड़ा हो करके सबको समझाने लगा था। रमा, उस मरीज पर खास ध्यान रखना। उसे एक खरोंच भी नहीं आनी चाहिए। उसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। उसने सर हाँ में सिर हिला दिया था। कुछ ही देर में ये सारी गाड़ियां एक एक करके हॉस्पिटल के बड़े से फाटक को पार कर गई थी। डॉक्टर कुछ स्टाफ के साथ अंदर चला आया था। उन्हें हॉस्पिटल के इलेक्ट्रिसिटी को जल्दी ही ठीक करवाना था। निधि सिंह शहर से दूर अपनी फोटोग्राफी के शौक को पूरा करने अलेसा के पहाड़ी पर आई हुई थी। सारा दिन उसने अच्छे अच्छे पिक्स कलेक्ट किए थे। अब दोपहर होने लगी थी। वो अपना लंच खाने लगी थी। अपनी फरारी में बैठी वो खाना खत्म ही की थी कि उसके पापा का फोन आ गया था। हाँ पापा, मैं ठीक हूँ और खाना खा ली हूँ। अब हम सब समेट करके निकल रही हूँ। और कुछ जानना है? वो खिलखिला करके बोली थी। नहीं बेटा, आप बस सुरक्षित घर आ जाओ। आप तो जानती हो ना, आपके बिना मेरा मन नहीं लगता। आप जान हो हमारी। उधर से अविनाश सिंह ने प्यार से कहा था। यस पापा, मैं जानती हूँ। आप टेंशन मत लीजिए, मैं शाम तक आ जाऊंगी। ओके बाय। उसने फोन रखा और अपने जूम कैमरे वगैरह को समेट करके डिक्की में रख दिया था। चल निधि, जल्दी से भाग ले। अगर देर हो गई तो पापा फिर से अकेले आने नहीं देंगे। वो पूरा इलाका ही सुनसान था। मुश्किल से इक्का दुक्का गाड़ियां ही नजर आती थी। उसने अपनी फरारी को फुल स्पीड करके छोड़ दिया था। निधि 24 साल की लड़की थी। उसकी शक्ल सूरत सामान्य ही थी, पर उसके चेहरे की कशिश सामने वाले को घूर घूर करके देखने पर मजबूर कर देता था। उसने 2 साल पहले फाइन आर्ट में ग्रेजुएशन किया था और अब वो अपनी फोटो लैब चलाने के शौक को पूरा कर रही थी। यहाँ के बारे में उसने नेट पर सर्च किया था। उसके पापा उसे इतनी दूर अकेले तो आने नहीं देते। जरूर 2-4 बॉडीगार्ड को साथ लगा देते। और अपने काम के बीच में वो किसी की दखलंदाजी पसंद नहीं करती थी। इसलिए आज वो पहली बार अपने डैडी से झूठ बोल करके शहर से इतनी दूर अकेली आ गई थी। अविनाश सिंह शहर के जाने माने उद्योगपति थे। उनके कई सारे टाइल्स, सीमेंट और घरेलू इंटीरियर मटेरियल का कारखाने चलते थे। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। उनकी पत्नी को गुजरे 10 साल से ऊपर हो गए थे। उन्होंने अपनी बेटी को कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी और उसे अपनी माँ की तरह ही संस्कारी गुणों को सिखाया था। वो बेहद शांत और सौम्य हृदय की मालिका थी। निधि गुनगुनाते हुए गाड़ी भगाए जा रही थी। अचानक उसकी नजर एक मोटे पेड़ की तरफ गई थी। वहां एक जीप पेड़ से टकरा गई थी। निधि की गाड़ी स्लो होने लगी थी। उसका हृदय व्यथित हो उठा था। वो अपनी गाड़ी साइड करके उधर भागी थी। ओह हे भगवान, यहाँ तो सब घायल हैं। गाड़ी पेड़ से टकरा करके आगे से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। ड्राइवर के सर पर गहरी चोट आई थी। वो स्टीयरिंग पर झुक करके बेहोश था। उसने एक बेहोश आदमी का हाथ पकड़ करके खींचने की कोशिश की, पर नाजुक सी तो वो खुद थी। उन्हें कैसे खींच पाती? वो परेशान हो करके खड़ी हो गई। भगवान की कृपा है, सब ठीक ही हैं, बस सारे बेहोश हैं। मैं फ़ोन
ले करके आती हूँ, एम्बुलेंस को फ़ोन कर देती हूँ, वो इन्हें हॉस्पिटल ले जाएंगे। निधि अपनी गाड़ी की तरफ गई तो रक्षित होश में आ गया। जब ड्राइवर से गाड़ी अनबैलेंस हुई तो रमा ने उसे अपनी गोद में छुपा लिया था, जिससे उसे जरा भी चोट नहीं आई। वो बस डर से आंखें बंद कर के पड़ा था। उस गाड़ी में ड्राइवर और तीनों मरीजों के साथ रमा के सर में भी चोटें आई थी। रक्षित उठा और धीरे से बाहर निकल गया। उसे हॉस्पिटल में भी भागने की आदत थी, तो वो खुद को अकेला खुला पा करके भागने लगा था। ए रुको, कहाँ भाग रहे हो? रुको तो, मेरी बात सुनो, रुको। निधि आ ही रही थी जब उस लड़के को भागते देख करके उसके पीछे जाने लगी। क्या हुआ, क्यों भाग रहे हो? तुम तो उस गाड़ी में थे ना? उसके सामने दौड़ करके वो पहुंची और हाँफते हुए पूछने लगी। रक्षित का दिमाग तो 8-10 साल के बच्चे की तरह बन गया था। वो निधि को देख करके डर गया और रोने लगा। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, वो लोग मुझे दर्द देते हैं। देखो देखो मेरे सर को कितना लाल है। वो अपना सर दिखाने लगा था। प्लीज प्लीज मुझे अपने मम्मी पापा के पास जाना है, मुझे जाने दो। निधि को उसकी हकलाहट भरी बातों से पता चल गया कि उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है। उसने इस जगह पर किसी पागल खाने के बारे में भी पढ़ा था। उसने रक्षित के रूप को गौर से देखा था। इनकी पर्सनालिटी कितनी अच्छी है, ये दिखता भी बहुत सुंदर है, पर बेचारे का दिमाग कमजोर है। उसने मन में सोचा भी उसे उस पर दया आने लगी थी। अच्छा तुम भागो मत, मैं तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा के पास ले चलूंगी, पर पहले उन लोगों को हॉस्पिटल भेज देती हूँ। वो सब घायल है ना। आओ, छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। वो सब ठीक हो जाएंगे तो मुझे भी ले जाएंगे, फिर मुझे दर्द देंगे। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, नहीं जाना। वो रोते हुए उसके कंधों से अपना हाथ छुड़ाना चाहता था, पर निधि ने कस करके अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। चुपचाप खड़े रहो, मैं सबको जगाती हूँ। उसे जोर जोर से डांटते हुए वो उसका हाथ छोड़ी थी। उसने अपने वाटर बोतल से रमा के चेहरे पर पानी छिड़का था। रक्षित ने देखा कि वो सबको जगा रही हैं, तो डर करके फिर भाग गया। हे भगवान, न जाने ये लोग कैसे इसे संभालते हैं। वो वापस उसके पीछे दौड़ी थी। अब तुम इसी में बंद रहोगे, मैं जब तक नहीं आती हूँ। तुम चुपचाप बैठे रहो। उसने दौड़ करके रक्षित को पकड़ा और अपनी गाड़ी में बैठा करके गाड़ी लॉक कर दिया था। वो अंदर से प्लीज प्लीज कर रहा था, पर निधि वापस उस जीप की तरफ चल पड़ी थी। आंटी आप ठीक है ना? मैं एम्बुलेंस और पुलिस दोनों को फोन कर दी हूँ, वो जल्दी ही यहाँ आ जाएंगे। निधि के पानी डालने से रमा की बेहोशी टूट गई थी। वो बैठ करके खिड़की से निधि को उस गाड़ी में बंद करते देख चुकी थी। उसे कुछ खुशी हुई। वो अपने माथे को जोर से पकड़ करके उसके आते ही धीरे से बोली, बेटी उस लड़के को अपने साथ ले जाओ। वो पागल नहीं है, उसे पागल बनाया जा रहा है। पागल खाने के डॉक्टरों ने उसे हमेशा सबसे अलग दवा खिलाया है और उसे बहुत इलेक्ट्रिक शॉक दिया है, जिस कारण वो 2 साल में ठीक नहीं हुआ। ये आप क्या कह रही हैं आंटी? ऐसा है तो हम डॉक्टर के खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। वो गुस्से में आ गई थी। नहीं बेटी, इस हॉस्पिटल में कोई जांच नहीं होती, और यदि कंप्लेन लिखाया गया तो उस बच्चे को ये लोग बहुत कष्ट देंगे। बेटी तुमने अपना काम कर दिया है, अब तुम उसे ले करके अपने घर चली जाओ। इसके बारे में पता लगा करके उसके माता पिता को सौंप देना। उस बेचारे ने बहुत कष्ट झेला है बेटी। 2 साल पहले जब ये हॉस्पिटल लाया गया था तो बेहद ही हष्ट पुष्ट शरीर और शानदार शख्सियत का मालिक था, पर अब तो सूख करके कांटा हो गया है। अगर पुलिस यहाँ आ गई तो फिर से उसे पकड़ लेगी। उसने गिड़गिड़ा करके हाथ जोड़ते हुए कहा था। पर आंटी मैं उसे ले गई तो ये लोग उसको भी परेशान करेंगे। ये लोग आपको भी परेशान करेंगे, आप भी चलिए मेरे साथ। वो दूर की कौड़ी लगाते हुए बोली थी। नहीं बेटी, मैं नहीं जा सकती, मेरा अपना परिवार है और मेरी भी एक बेटी है। अगर मैं गायब हो गई तो ये सब लोग उसे पकड़ लेंगे। तुम इसे ले जाओ और इसका इलाज कराना,
फिर इसे खुद ही सब कुछ याद आ जाएगा। तुम इसके घर वालों को बुला करके इसे सौंप देना। बेटी, इस बेचारे ने 2 सालों में बहुत दर्द सहा है। आज तुम इसके लिए भगवान बन करके आई हो। प्लीज इसे ले जाओ। मुझे भी चोट लगी है ना, मैं बेहोश होने का नाटक करूंगी और सबसे झूठ बोल करके बच जाऊंगी। रमा अपने आंसू साफ करते हुए बोली थी। ठीक है आंटी, मैं ले जाती हूँ इसे, पर आप बहुत अच्छी हैं। अगर आपको कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो शहर आ जाइएगा। ये लीजिए मेरे पापा का कार्ड, आपको मेरे घर में हमेशा स्वागत होगा। उसने कार्ड थमाया जिसे वो अपने आंचल में छुपा ली थी। भगवान तुम्हें खुश रखे बेटी, जाओ यहाँ से, बोल करके उसे प्यार भरी नजरों से देखी थी। निधि ने उसे गले से लगा लिया था। मगर मेरी माँ होती ना, आंटी तो बिल्कुल आपके जैसी होती। मैं आपका इंतजार करूंगी। अपनी बेटी की शादी के बाद आप मेरे पास आ जाइएगा। मेरे घर का द्वार आपके लिए हमेशा खुला रहेगा। मेरा नाम निधि है, याद रखिएगा। भावुक हो करके वो बोली और तेजी से मुड़ करके चली गई थी। रमा ने उसे दूर तक जाते देखा था। मैं जरूर आऊंगी निधि बेटी, पर पहले यहाँ के सवालों से बच तो जाऊं। वो डर करके फिर से लेट गई थी और अपनी आंखें बंद कर ली थी। इंस्पेक्टर, कुछ पता चला आखिर वो कौन था जो बेहिचक सुरभि को खुद से पकड़ने आ गया था, और वो भी मेरी तरह कपड़े पहन करके दार्सिल पुलिस स्टेशन चला आया था? सर, वहां पर सीसीटीवी से बेटर की जो तस्वीर मिली है उससे मैच करके हमने उसे पकड़ लिया है, पर उसे भी कुछ खास मालूम नहीं है। इंस्पेक्टर ने बताया तो वो उठ करके खड़ा हो गया। मुझे मिलना है उससे। इंस्पेक्टर उठ करके एक सेल के अंदर चल पड़ा था। ये रहा। इसे भी फोन से उस आदमी ने बात की थी और पैसा इसके अकाउंट में डाल दिया गया था। मरियल से उस आदमी का पूरा मुंह कान पिटाई से सूजा हुआ था। दार्सिल की गुस्से भरी आवाज ने उसकी नजरों को देख करके वो उसकी तरफ दौड़ा और उसके पैरों पर गिर पड़ा। साहब, मुझे कुछ नहीं पता है। मुझे कॉल आया था कि तुम्हें बस उस लड़की को पिछले गेट से बाहर भेजना है। बदले में 20,000 तुम्हारे खाते में चला जाएगा। साहब, छोटी मोटी चोरी करता हूँ। पहली बार 20,000 की बात सुन करके लोभ में आ गया था। मुझे माफ कर दीजिए। इंस्पेक्टर साहब से कहिए ना, अब मुझे नहीं मारे। मेरा सारा शरीर डंडे की चोट से दर्द कर रहा है। साहब, मुझे बचा लीजिए। कसम खाता हूँ अब ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। बेचारा बहुत दयनीय आवाज में गिड़गिड़ा रहा था। जब तक अपराधी पकड़ा नहीं जाएगा तुम यहीं बंद रहोगे। इंस्पेक्टर, इसे छोड़िएगा मत। गुस्से से वो बाहर निकल गया था। उस चोर के रोने की आवाज उसे पीछे से सुनाई दे रही थी। इंस्पेक्टर, ये बेकसूर है, इसे यहीं रखिए, पर अब मारिएगा मत। जी सर, मैंने कहा था ना इसे कुछ नहीं पता। वो जो कोई है खुद से सुरभि मैडम को पकड़ने आया था। आप कहें तो आपके घर पर 2 पुलिस भेज दूं। नहीं इंस्पेक्टर, आपके दिए 2 बॉडीगार्ड घर पर हैं ना, मयंक और नितेश। उन्हें दोनों की वजह से आज सुरभि ठीक है। आप बस असली अपराधी को ढूंढिए, बाकी वो दोनों घर की सुरक्षा कर लेंगे। ओके, मैं चलता हूँ। आपको कुछ पता चले तो मुझे सबसे पहले बताइएगा। वो हाथ मिला करके बाहर निकल गया था। चलो उतरो। उजरे संगमरमर के पत्थरों से बने बड़े से घर के पोर्च में उसने अपनी फरारी रोकी थी। गेट खोले वो बाहर निकली और उससे बोली। रक्षित खिड़की से बड़े से घर को डर से देख रहा था। आओ बाहर, ये मेरा घर है, पर आज से ये तुम्हारा भी घर है। तुम लोग दर्द दोगे ना? प्लीज प्लीज, मैं बिल्कुल बदमाशी नहीं करूँगा। एक ही बात वो बार बार रट रहा था। यहाँ तुम्हें कोई दर्द नहीं देगा। यहाँ सब तुमसे प्यार करेंगे। ये निधि का वादा है, प्रॉमिस। अपने हाथ आगे कर वो बोली थी। पक्का ना? मासूमियत से वो बोला था। निधि ने मुस्कुरा करके हाँ में सिर हिला दिया था। वो धीरे से नीचे उतरा और अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया था। निधि उसे थामे अंदर बढ़ गई थी। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम? हाँ, जैसे मेरा नाम निधि है तो तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम वो सर खुजाने लगा था।
मुझे नहीं पता। उसके भोले अंदाज पर निधि हंस दी थी। अच्छा, मैं तुम्हें नाम देती हूँ। चिंटू कैसा रहेगा? अच्छा है। तो आज से जब कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारा नाम क्या है तो क्या बोलोगे? चिंटू, वो हंस करके बोला था। गुड बॉय। तो चिंटू चलो, अब तुम्हें मैं अपने पापा से मिलाती हूँ। उनके पैर छू करके प्रणाम करना, ठीक है? चलो। वो उसके हाथ में पकड़े अपने हाथ को जोर जोर से हिलाते हुए हंस करके बोला और उछल करके चलने लगा था। पापा हाल में पहुंच करके निधि अविनाश जी के गले से लग गई थी। कितनी देर कर दी निधि, मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। वो उसका माथा चूमते हुए बोले। उनकी नजरें पीछे खड़े रक्षित पर गई थी। ये कौन है? कहाँ से उठा लाई हो इसे? मैं चिंटू हूँ, मेरा नाम अच्छा है ना अंकल? निधि ने दिया है। वो उनके पास आ गया था। अविनाश जी निधि को देखने लगे थे। चिंटू, पापा के पैर छू करके प्रणाम करो, वो बोली तो रक्षित झुक करके उनका पैर देखने लगा था। अरे बुद्धू, ऐसे प्रणाम किया जाता है। उसने दोनों हाथ से उनके दोनों पैर छू करके अपने माथे से लगाया था। रक्षित ने भी उसकी देखा देखी प्रणाम किया था। गुड बॉय, अब चलो तुम अपने कमरे में जाओ। तुम्हें साबुन लगा करके साफ से नहाना है और फिर हम खाना खाएंगे। हाँ ठीक है। कहाँ है मेरा कमरा? वो चारों ओर घूम करके अनगिनत कमरों की तरफ देख रहा था। उसकी उंगलियां बार बार अपने माथे पर चली जाती थी। शायद इलेक्ट्रिक शॉक का दर्द अभी भी था। राघव, इसे ले जाओ, मेरे और पापा के बगल वाले कमरे में नहला करके तैयार कर दो। और सुनो, वो वहां से कुछ दूर उस नौकर से साथ गई थी। ये दिखता जवान है पर इसका दिमाग 10 साल के बच्चे की तरह है, इसलिए इससे बहुत प्यार से बात करना और इसे डांटना या डराना बिल्कुल भी मत। जी मेम साहब, ऐसा ही होगा, वो बोला और रक्षित को ले करके एक कमरे की तरफ चल दिया था। निधि, ये कौन है बेटा? कहाँ से पकड़ लाई हो? अविनाश जी बेहद परेशान थे। पापा बैठिए, आपको सारी बात बताती हूँ। वो पूरी बात बता करके अपने छुप करके अलेसा जाने के लिए कान पकड़ करके माफी मांग ली थी। बेटा, ये तो तुमने अच्छा किया कि इसे यहाँ ले आई, पर तुम मेरी कसम खाओ कि आज के बाद मुझसे कभी झूठ नहीं बोलोगी। वो नाराज हो करके बोले थे। पापा, आपकी कसम, आज के बाद आपसे छुपा करके कहीं नहीं जाऊंगी। पर इस लड़के को अब ठीक कराने की जिम्मेदारी आपकी हुई और मुझे पता है कि मेरे पापा ये कर सकते हैं। वो हंस करके बोली। हाँ बेटा, जरूर। मैं कल ही अपने फैमिली डॉक्टर को बुला करके इसका चेकअप करवाता हूँ। पर ना जाने मुझे उसकी शक्ल कुछ जानी पहचानी क्यों लगती है। ऐसा लगता है मैंने इसे कहीं अपने ही शहर में देखा है। वो सोचते हुए बोले थे। पापा, ये ठीक हो जाएगा तो खुद ही अपने बारे में बता देगा, आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए। मैं कपड़े बदल करके आती हूँ, तब सब खाना खाएंगे। वो हंस करके बोली और उठ करके अपने कमरे की तरफ चल दी। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये किसी अच्छे घर का लड़का है और मैं इसे बहुत नजदीक से जानता हूँ, पर मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है। वो सोच में डूबे रक्षित के चेहरे को सोचे जा रहे। आज आप दोनों ने दिन भर क्या सब किया? वो सब हाल में बैठे चाय पी रहे थे। हमने आज बागवानी की, फिर मैंने गाजर का हलवा बनाया और बहू ने अजवाइन के पराठे बनाए। एक मिनट, एक मिनट, क्या कहा आपने? आपने गाजर का हलवा बनाया? वो हंसने लगा था। पापा, आप क्यों बता रहे हैं इन्हें? ये जो दिन भर ऑफिस में करते हैं हमें तो नहीं बताते हैं, फिर हम क्यों बताएं? वो नाराज हो करके बोली तो दारसिल की हंसी और तेज हो गई। आइए, सब लोग यही हैं। पवन उन लोगों को अंदर लेकर के आया था। फुआ, सोनी और मिट्ठू उन दोनों के गोद में मचल करके भागे थे। फुआ, आप हमको भूल गई ना? हम आपको बहुत मिस करते हैं। अरे मेरी जान, मैं भी तुम दोनों को बहुत मिस करती हूँ। कैसे हो तुम लोग? खुशी से वो भागी थी। उन दोनों को गोद में उठा करके वो प्यार से चूमने लगी थी। मोहन और रूपा मुस्कुराते हुए आगे आए थे। सुरभि ने उन दोनों को सोफे पर बैठा करके उन्हें प्रणाम किया था। रूपा ने उसे गले से लगा लिया था। वो भी बहुत दिनों के बाद उन दोनों को देखी थी और अब उसके दिल के सारे
वह हम दूर हो गए थे तो रूपा के सीने से लग करके उसे अच्छा लगा था। चौधरी जी को दोनों ने प्रणाम किया और सब बैठ गए थे। और क्या समाचार है मोहन बेटा, चौधरी जी बोले थे। सब ठीक है, आप लोगों से बहुत दिन हो गए थे मिले हुए, और दोनों बच्चे भी सुरभि से मिलना चाहते थे, तो हम लोग बिना बताए आ गए, मोहन धीरे से बोला था। ये आपकी बहन का घर है, यहाँ आने के लिए आपको किसी को सूचित करने की जरूरत नहीं है, दार्सिल सपाट स्वर में बोला और दोनों बच्चों के साथ बात करने लगा था। आप दोनों बैठो, मैं आपके लिए मिल्क शेक बना करके लाती हूँ। प्यार से उनके गाल छूते वो उठ करके खड़ी किचन में चली गई थी। तब मोहन बेटा कैसा चल रहा है तुम्हारा काम, दार्सिल परेशान तो नहीं करता तुम्हें? उसे बच्चों में उलझा देख करके वो पूछने लगे थे। अच्छा चल रहा है, दार्सिल सर कभी ज्यादा प्रेशर नहीं देते हैं, वो हंस करके बोला। तो दार्सिल ने उसे मुड़ करके देखा था। सब ने खूब सारी बातें की थी। चौधरी जी ने उन सबको रात का खाना खा करके ही घर से जाने दिया था। सुरभि किचन में अम्मा के साथ सब के लिए स्पेशल खाना बनाने में व्यस्त थी। तभी रूपा उठ करके उसके पास आ गई। कुछ चाहिए भाभी? वो चौंकी थी। सुरभि, तुम्हें यहाँ खुश देख करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुमने दार्सिल जी को स्वीकार तो कर लिया ना? उसने वहां बैठ करके उन दोनों की नोक झोंक को देख करके अनुमान लगा लिया था और यही जानने उठ करके उसके पास आ गई थी। ललिता बाहर जा करके जरूरी इंतजाम देख रही थी। सुरभि ने उसे मुस्कुरा करके देखा था। हाँ भाभी, मैंने दार्सिल जी को दिल से स्वीकार कर लिया है और अब मैं उनसे बेहद प्यार करती हूँ। आपने सही कहा था भाभी, मुझे सही इंसान की पहचान नहीं थी। मैंने उस सोमित के कारण अपने ससुर और पति को बहुत दुख दिया है, पर अब मैं अपने प्यार से उनके हर दर्द को कम कर दूंगी। सोनी को गोंद में उठाए आ रहा दार्सिल दरवाजे पर ही रुक गया था। उसने सुरभि की बात सुनी तो उसे खुद की किस्मत पर नाज हुआ था। ये तुमने बहुत अच्छा किया सुरभि। किसी लड़की की मांग में एक बार जब किसी के हाथों सिंदूर लग जाता है तो हमें अपने पत्नी धर्म को निभाना ही पड़ता है। हम यदि ऐसा ना करें तो हमारे परवरिश पर सवाल उठ खड़ा होता है। तुमने बहुत अच्छा किया जो दार्सिल सर को अपना लिया, वो तुम्हारे लिए बहुत बड़े इंसान हैं, रूपा ने उसे समझाया था। वाह भाभी, मैंने एक बात गौर किया है कि जब से मैंने अपने भैया का घर छोड़ा है आप बहुत समझदार हो गई हैं, वो मजाकिया अंदाज में बोली थी। तुम ना सुरभि, लाओ मैं भी मदद कर देती हूँ। वो मुस्कुरा करके उसके हाथ से सब्जी का चम्मच ले लिया था। अरे भाभी, आपकी ननद किचन में बेहद एक्सपर्ट है, हर काम इसे आता है, उसे खुद करने दीजिए ना, है ना सुरभि? दार्सिल अब अंदर घुसा था और उसे एक आंख दबा करके देखते हुए बोला था। सुरभि को उस दिन आटे का खेल याद आ गया था। वो शर्मा करके खीर निकालने लगी थी। अरे मैं कुछ नहीं कर रही दार्सिल सर, सारा कुछ तो सुरभि ही बना रही है, मैं तो बस सब्जी चला रही हूँ। रूपा ने उसे अचानक किचन में देखा तो बोल पड़ी। भाभी, आप मुझे दार्सिल बोल सकती हैं, सर तो मैं मोहन भैया का हूँ, वो भी सिर्फ ऑफिस में। रूपा का पॉजिटिव रूप देख करके आज दार्सिल पिघल गया था। वैसे भाभी, एक बात कहनी थी, आप प्लीज बुरा मत मानना, सुरभि के आने के बाद आपके घर का काम कौन करता है, आप या मोहन भैया? वो बोल करके हंस दिया था। हम दोनों ही मिल करके करते हैं दार्सिल जी, शर्मिंदा सी मुस्कुराती वो बोली थी। आप क्यों आए हैं यहाँ? और ये मेरी भाभी हैं, इनसे सिर्फ मैं मजाक कर सकती हूँ, आप नहीं, जाइए बाहर। उसे झूठा गुस्सा दिखाते सुरभि भगाने की कोशिश कर रही थी। वाह जी, ये आपकी भाभी हैं और मेरी कोई नहीं। उल्टे उस स्लैब पर सोनी को गोद में ले करके बैठ गया था। सोनी बेटा, मैं आपका कौन हूँ? आप मेरे फूफा के हस्बैंड हैं और मेरे फूफा जी, वो खिलखिला करके बोली थी। गुड गर्ल, आप बहुत स्वीट हो बेटा, आपके लिए ढेरों सारी टॉफी मेरी तरफ से पक्की। उसने प्यार से चूमते हुए उसे कहा और सुरभि को कहा, ओ मैडम, सुना आपने, मैं आपका हस्बैंड हूँ तो भाभी पर मेरा भी आधा हक है, आज के बाद भूलना मत। चलो बेटा, हम लोग चॉकलेट खरीद करके आते हैं। वो बाहर चला गया था। सुरभि और रूपा एक साथ हंस दी थी। आज मैं क्या करूं?
क्या जवाब दूंगा डॉक्टर दुर्गेश को? वो फोन पर किसी को चिल्ला करके बोल रहा था। निधि के कॉल पर पुलिस और एम्बुलेंस दोनों घटना स्थल पर पहुंच गए थे। उन पांचों को हॉस्पिटल ले जाया गया था। ड्राइवर ने होश में आने पर अपने एक्सीडेंट की सूचना डॉक्टर को दी थी। साथ ही एक मरीज के भागने की सूचना भी दी। जब डॉक्टर को ये पता चला कि वो मरीज रक्षित है तो वो पागल सा होने लगा था। हेलो डॉक्टर दुर्गेश, कुछ बात है क्या डॉक्टर? उसने फोन लेते हुए दूसरे से कहा था। डॉक्टर, वो आपका मरीज भाग गया। उसने सारी स्थिति बताई थी, पर दुर्गेश के तो होश उड़ गए थे। अब कल्पना को जवाब देना उसके लिए बहुत कठिन काम था। डॉक्टर, मैंने बताया था ना कि वो मरीज उस मैडम का रिश्तेदार है। आप उसे कहीं भी ढूंढिए, वो मरीज मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। गुस्से से कह करके उसने फोन काट दिया था। दुर्गेश ने ये बात कल्पना से छुपा करके रखना सही नहीं समझती थी। हेलो कल्पना, मेरे प्राइवेट रूम में आओ। उसने इंटरकॉम से उसे बुलाया था। वो दोनों उसी प्राइवेट रूम में अपनी रात बिताते थे। कल्पना ने अमित से झूठ कहा था कि उसे छुट्टी नहीं मिलती है। वो तो दुर्गेश के खातिर अपने घर नहीं जाती थी और नाइट शिफ्ट के बहाने हॉस्पिटल में ही रहती थी। दुर्गेश, तुम भी ना, ये कोई समय है यहाँ बुलाने का? अभी सब नर्सें मुझे ढूंढने लगेंगी। वो अदा से मुस्कुरा करके उसके पास आई थी। दुर्गेश ने उसे पूरे हॉस्पिटल के सारे नर्सों का हेड बनाया हुआ था और सारे काम उसी के आर्डर पर चलते थे। कल्पना, तुम प्लीज कुर्सी पर बैठ जाओ, कुछ जरूरी बात बतानी है। वो गंभीर हो करके बोला तो वो कुछ परेशान होती बैठ गई थी। दुर्गेश बोलो ना, क्या हुआ है? कल्पना, वो रक्षित भाग गया और अब कहीं नहीं मिल रहा है। बहुत मुश्किल से वो बोल पाया था। क्या? ऐसा कैसे हो गया? अब मैं क्या करूंगी? अमित ने कितनी मुश्किल से उसे पकड़ा था और तुम बोल रहे हो वो भाग गया। गुस्से से उठ करके वो टेबल पर जोरदार मुक्का मारी थी। मैं कुछ नहीं जानती दुर्गेश। इससे पहले कि वो किसी की नज़र में आए या कोई उसे पहचान करके उसके घर तक पहुंचाए, मुझे तो लड़का चाहिए। इस बार वो मुझे मिल जाए तो उसे मार करके उसकी बॉडी उस हरिशंकर चौधरी को भेज दूंगी। तुम अपनी सोर्स लगाओ और उसे ढूंढो। दुर्गेश, अभी अमित का हाथ डैमेज है। उसे पता चलेगा तो वो वैसी स्थिति में भी निकल पड़ेगा। मुझे थोड़ा बुरा लगता है उसके लिए। बेचारा मेरा कोई नहीं होते हुए भी मेरे बदले की खातिर खुद को तबाह कर रहा है। वो अफसोस से बोली थी। कल्पना, मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ, पर वो हरिशंकर चौधरी का बेटा है। अगर सही हाथों में चला गया और अपने घर तक पहुँच गया तो प्लीज तुम और अमित इस मैटर से दूर रहना। वैसे भी अभी तक सब तो उसे मरा ही मान रहे हैं ना। अगर वो अपने घर भी पहुंच जाएगा तो हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं। उसके घर वाले अपने मरे बेटे को जिंदा पा करके सब कुछ भूल जाएंगे। उसे समझाने की कोशिश की थी दुर्गेश ने। नहीं, यही तो नहीं चाहती हूँ मैं। उस चौधरी को खुश नहीं होने दे सकती। अपने अपमान का बदला लेने के लिए मैंने अमित से ये सब करवाया था। वो बिफर गई थी। वो अमित कहने को तो मल्टीनेशनल कंपनी में सीईओ है, पर जब से इस शहर में आया है मैंने उसे चैन से रहने नहीं दिया है। जब तुमने उसे मुझे सौंपा था तो मैंने बस नाम के लिए उसे पाला था, पर वो मुझे अपनी मरी माँ से बढ़ करके मानता था। वो बचपन से ही बेहद जहीन रहा है, पर क्लास में फर्स्ट पोजीशन लाया करता था। पर मैंने पिछले कुछ सालों में उसकी जिंदगी में अपने सारे गम भर दिए हैं। अब मैं नहीं चाहती कि उसे अपने टूटे हाथ से भी मेरे बदले के लिए भटकना पड़े। कल्पना, मैं समझता हूँ, तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ करता हूँ। तुम कुछ देर यहीं आराम कर लो। दुर्गेश उसके हाथ पकड़ करके सहलाते हुए बोला और बाहर निकल गया। तुम्हें आज बुरा लग रहा है कल्पना? अभी तो ये शुरुआत है। तुम बस आगे आगे देखती जाओ, मैं क्या सब करता हूँ। ये जो तुम समझ रही हो कि चौधरी खानदान से बदला तुम ले रही हो,
नहीं, वो अपने केबिन में आ चुका था और अब मन में सोचते हुए वो ठहाके लगा रहा था। सही कल्पना डार्लिंग, ये बदला तो मेरा है। हाँ, ये बदला मेरा है, वो जोर जोर से चीखा था। तुमने विशाल को कितनी आसानी से भुला दिया। वो जो तुम्हारे खातिर पागल हो गया था, जिसने तुम्हारी खातिर अपनी नौकरी, अपना शहर, अपनी पहचान सब छोड़ दी, आज वो तुम्हारे ख्यालों में एक बार भी नहीं आता। उसे जब तुमने दोबारा धोखा दिया तो बेचारा पूरी तरह से टूट गया। वो बीते उस दिन को याद करने लगा था, बरसों पहले जिस दिन कल्पना को विशाल ने बाजार में देखा था और सब कुछ भूल करके अपने साथ चलने को कहा था। उस दिन कल्पना ने उसे अपने लिए कपड़े लाने को बहाना बनाया और वहां से भाग गई। विशाल जब उसके लिए बेहद प्यार से 4 साड़ी खरीद करके आया तो उसे वहां से नहीं पा करके बेचैन हो गई थी। उसने पूरा बाजार छान मारा था पर वो वहां होती तो ना मिलती। वो अपने इकलौते बेहद जिगरी दोस्त दुर्गेश के पास चला आया था। दुर्गेश शहर में ही सरकारी डॉक्टर था। उन दोनों का बचपन का साथ रहा था। उन्होंने साथ ही मेडिकल की पढ़ाई शुरू की थी, पर बीच पढ़ाई के बीच विशाल के माता पिता का इंतकाल हो गया और उसकी पढ़ाई छूट गई थी। फिर उसके चाचा ने उसे सहारा दिया और आधे मेडिकल के ज्ञान को लेकर के वो कंपाउंडर बन गया था। पर उसकी दुर्गेश से हमेशा बातचीत होती रही थी। उसके शादी में दुर्गेश शहर से बाहर था, इसलिए नहीं आ पाया था। फिर 2 महीने बाद जब वो विशाल से मिला तो उसकी जिंदगी में कल्पना आ चुकी थी। दुर्गेश ने उसे बहुत समझाया था और अपनी नई शुरुआत करने को कहा था। उस दिन विशाल ने रोते हुए दुर्गेश को कल्पना के बारे में बताया और उसकी स्थिति से भी अवगत कराया। उसने अखबार में कल्पना के बारे में छपा न्यूज़ दिखाया था। उसे लगा कि किसी ने इनाम के लालच में कल्पना को पुलिस से पकड़ा दिया है। दुर्गेश ने उसे बहुत समझाया कि तुम उसे भूल जाओ और अपने काम पर ध्यान दो, पर उसे तो कल्पना के लिए डर लग रहा था। वो वापस अपने घर चला गया। 2 महीने बाद दुर्गेश को अखबार में विशाल के बारे में पता चला। उसे कल्पना के साथ धोखाधड़ी और 3 कत्ल के इल्जाम में हरिशंकर चौधरी ने अरेस्ट करवाया था। दुर्गेश को बहुत दुख हुआ और वो उससे मिलने जेल चला गया, पर इंस्पेक्टर ने उसे बिना किसी इजाज़त के मिलने नहीं दिया। दुर्गेश ने अच्छे वकील को ठीक किया और उसका केस लड़ना शुरू किया, पर चौधरी का केस बहुत दमदार था। हुआ ये था कि उसी शाम दुर्गेश से मिल करके कल्पना के लिए घबराया विशाल पुलिस स्टेशन चला आया था और वहां कल्पना के बारे में पूछने पर इंस्पेक्टर को कुछ शक हो गया। उसने विशाल को पकड़ लिया और पूछताछ शुरू कर दी। विशाल से ये जान करके कि उसका पहला पति है, उस इंस्पेक्टर ने हरिशंकर चौधरी को बुला लिया था। उसका मानना था कि कल्पना ने सारा खेल विशाल के साथ ही मिलकर के रचा होगा और उसने विशाल के खिलाफ अपने माता पिता और पत्नी के मर्डर का रिपोर्ट लिखवाया। इंस्पेक्टर ने उसे हत्या के जुर्म में अरेस्ट कर लिया था। दुर्गेश को ये साबित करने में 2 साल से ज़्यादा समय लग गया था। जेल में बंद विशाल दुख और शोक से हृदय रोग से ग्रस्त हो गया था। उसके बीमार होने के कारण और कल्पना की कोई खबर नहीं मिलने के कारण हरिशंकर चौधरी ने हार करके अपनी रिपोर्ट वापस ले ली और उसे रिहा कर दिया गया। दुर्गेश ने उसका बहुत इलाज कराया पर वो ज़्यादा दिन तक बच नहीं पाया था। जब उसके जीवन की लड़ी टूटने लगी तो उसने दुर्गेश को अपने गांव में चलाए जा रहे छोटे से क्लिनिक का पता बताया और वहां से एक 2 साल के बच्चे को लाने को कहा था। दुर्गेश ने खुद जा करके उसके नौकर से उस 2 साल के प्यारे से बच्चे को लिया और उसके कुछ जरूरी सामान को लेकर के शहर आया था। उसने जब सामान विशाल को दिया तो उसने दुर्गेश का हाथ पकड़ करके अपने सर पर रख लिया था। दुर्गेश, तू मेरा दोस्त नहीं, मेरा भाई है। आज मुझसे वादा कर कि मैं जो एक काम कहूँगा उसे तू करेगा। हाँ यार बोल, तेरे खातिर मेरी जान भी हाजिर है। दुर्गेश, ये कल्पना की तस्वीर है। तू मेरी खुशी के खातिर उसे ढूंढ और उसे ये बच्चा दे देना, पर उससे मेरा नाम मत कहना।
तू हमेशा उसका साथ देना, उसे कभी अकेला मत छोड़ना। पर जब उसे अपनी गलती का दिल से एहसास हो तो ये चिट्ठी उसे दे देना। वो जब इसे पढ़ेगी तो खुद सब बात समझ जाएगी। उसके सांस लड़खड़ाने लगे थे। दोस्त, मेरा ये काम जरूर करना और इस बच्चे को सही सलामत उस तक पहुंचा देना। मैं तेरी खातिर सब कुछ करूंगा दोस्त, ये मेरा वादा है तुमसे। दुर्गेश ने आंसू भरे आंखों से कहा था। विशाल ने मुस्कुरा करके उसे और उस बच्चे को देखा और अपनी अंतिम सांस ले करके शरीर त्याग दिया था। दुर्गेश ने उसका अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से किया और उस बच्चे को लेकर के अपने घर चला आया। एक आया के हवाले उसे करके पालने को बोल दिया और खुद कल्पना की तस्वीर ले करके शहर शहर उसे ढूंढने लगा था। इसी बीच दुर्गेश का ट्रांसफर दूसरे शहर हो गया था। उसे वहां जाना पड़ा और फिर 2 साल के अथक मेहनत के बाद एक दिन उसने कल्पना को उसी शहर में देखा। वो एक होटल में जूठे बर्तन वगैरह उठाती थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ था। जो औरत इतनी लालची हो वो आज ऐसे काम कर रही थी। उसे बेहद खुशी हुई, पर विशाल की बातें याद आते ही वो खुद पर जब्त लगाने लगा था। उसने उस होटल के मालिक को पैसे दे करके कल्पना को भागने का मौका दिलवाया और फिर उसे अपने हॉस्पिटल में किसी की मदद से काम दिलवाया। 2 महीने तक झाड़ू पोछा करवाने के बाद दुर्गेश खुद उसके सामने आया और उसे उस काम से हटा करके अपने साथ रखने लगा। उसने कल्पना को नर्सिंग का कोर्स करवाया और सरकारी नर्स बनवाया। वो उससे बेहद नफरत करता था। वो चाहता था कल्पना को पुलिस से पकड़वा दे, उसे सारी उम्र जेल में तिल तिल करके मरने को छोड़ दे। पर विशाल की इच्छा अनुसार उसे कल्पना का साथ देना पड़ रहा था। इसी बीच कब वो कल्पना की सुंदरता में उलझता चला गया उसे पता ही नहीं चला। उसने एक दिन कल्पना से अपने झूठे प्रेम का इजहार कर दिया और वो मान गई, पर वो उससे शादी नहीं कर सकता था क्योंकि उसके धोखे से उसका जिगरी दोस्त मर गया था। वो कल्पना से बेइंतहा नफरत करता था। उसने अपने पापा की जिद बोल करके अपने परिवार की मर्जी से शादी कर ली और उसे अकेला छोड़ दिया। 2 महीने बाद उसे एक विशाल की बातें याद आने लगी थी। वो वापस कल्पना से बातें करने लगा और उससे शादी न करने के कारण माफ़ी मांगने लगा। उसने दुर्गेश को माफ़ कर दिया था क्योंकि उसे मात्र अपने सुखी जीवन की चाह थी जो किसी भी रूप में पूरी हो। दुर्गेश ने उसके इस बात का फायदा उठाया और उसे अपना पर्सनल असिस्टेंट बना लिया। उसकी जरा सी प्यार भरी बातों से वो उसके बाहों में गिर पड़ी थी। दुर्गेश ने उसे एक घर खरीद करके दिया और उसके साथ अपना दिल बहलाने लगा। 2 साल बाद दुर्गेश का फिर से ट्रांसफर हुआ। तब वो अपने शहर गया और 6 साल के अमित को ला करके उसे सौंप दिया। अब तुम मेरे बिना अकेली कैसे रहोगी, इसलिए इसे लेता आया हूँ। ये एक लड़की का बच्चा है जो मर गई है। तुम इसे अपने पास रखो। एक खिलौने की तरह इससे तुम्हारा मन भी बहला रहेगा और मेरी कमी भी ज़्यादा महसूस नहीं होगी। मैं बीच बीच में तुमसे मिलने आता रहूँगा और जल्दी ही तुम्हें भी अपने हॉस्पिटल में बुला लूँगा। ठीक है दुर्गेश, पर जल्दी करना, मैं अब तुमसे ज़्यादा दिन तक दूर नहीं रह सकती, उसने दुर्गेश से कहा था। अमित का चेहरा बहुत सुंदर था। कल्पना का दिल पहली नज़र में उसे देख करके प्यार करने के लिए मचल उठा था। उसने अमित को कस करके बाहों में भरा और बोली, बेटा मेरे साथ रहोगे ना? हाँ आंटी, अंकल ने मुझसे कहा है कि आप मेरी मौसी हैं और अब मुझे आपके साथ ही रहना है। बेहद मीठे आवाज में वो बोला तो कल्पना ने दुर्गेश को देखा था। हाँ अमित, ये तुम्हारी माँ है ना? उसने एक लड़की की तस्वीर उसके हाथों में दी थी। अमित ने सर हाँ में हिला दिया था। तुम्हारी माँ भगवान जी के पास चली गई है ना, इसलिए अब तुम अपनी मौसी के साथ रहोगे और इन्हें बिल्कुल परेशान मत करना। ठीक है अंकल, मैं हमेशा अपनी मौसी की सारी बात मानूंगा और इनका ख्याल भी रखूंगा, उसने मुस्कुराते हुए इकरार कर दिया था। दुर्गेश अपने ख्यालों से बाहर आ गया था। ये अमित वही बच्चा है जो विशाल की अमानत है। मैं तो उससे पूछ भी नहीं पाया कि ये बच्चा
उसका कौन था, पर उसकी कही बातों का सम्मान आज भी कर रहा हूँ। कल्पना, तुम जैसी औरतें किसी की सगी नहीं होती और तुम्हारा फायदा उठाने में कोई पाप भी नहीं लगता है। इसलिए मैंने तुम्हारे साथ अपने मन बहलाने का खेल जारी रखा और इसके बदले में तुम पर ढेर सारे पैसे भी उड़ाता हूँ। वो कुटिलता से मुस्कुराया था। हरिशंकर चौधरी से तुम नहीं लड़ रही हो कल्पना, ये तो मैं अपने दोस्त का बदला तुम्हारे और अमित के दिमाग में डाल करके ले रहा हूँ। मेरा ही बताया रास्ता था जिस पर चल करके तुम दोनों ने रक्षित का एक्सीडेंट करवाया और उसे स्पॉट से गायब करा करके लाश रखवा दिया। मेरा ही दिया आइडिया है जिसके खातिर अमित उस दार्सिल चौधरी की वाइफ को कैद करके उसे तड़पाना चाहता है। मेरा तय किया सारा प्लान ठीक चल रहा था, पर ना जाने ये रक्षित कैसे भाग गया। अब तो मुझे ही उसका पता लगाना होगा, वरना वो कहीं अपने घर ना पहुंच जाए। उन चौधरियों से अपने दोस्त का बदला लेना है मुझे। उन सबको खून के आंसू ना रुलाया तो मुझ पर अपने दोस्त का आंसू कर्जा रह जाएगा। पर जिस दिन कल्पना तुम्हारी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहेंगे, मैं अपने दोस्त की चिट्ठी तुम्हें दे दूंगा। वो नफरत से गुर्राया था। तब तक वही होगा जो मैं तुमसे करवाता रहूंगा। उसने फोन से किसी को कॉल मिलाया था। सुनो, एक लड़के को ढूंढना है, पर ये बात बिल्कुल आउट नहीं होनी चाहिए। मैं तुम्हें उसकी फोटो सेंड करता हूँ। उसने रक्षित की फोटो गैलरी से निकाला और किसी को सेंड किया था। वाओ यम्मी, ये है पराठा, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं कल भी खाऊंगा। वो खुशी से टेबल पीटते हुए बोल रहा था। चिंटू, खाते समय ऐसे हल्ला नहीं करते हैं, आराम से खाओ। अविनाश जी उसे बोले तो वो गुमसुम हो गया और धीरे धीरे खाते हुए निधि को देखने लगा। उसे हंसी आने लगी थी, पर वो अपनी हंसी को दबा गई। अब तुम सोने जाओ चिंटू, उसने नौकर के साथ उसे जाने को कहा था। प्लीज प्लीज, तुम भी मेरे साथ चलो ना, उसने निधि का हाथ पकड़ करके कहा तो वो हंस दी थी। पापा आप सोने जाइए, मैं इसे सुला करके आती हूँ। वो उसके साथ कमरे में आ गई थी। उसे लिटा करके चादर उड़ाने के बाद वो गुड नाइट बोलती निकलने लगी थी, पर रक्षित ने उसका हाथ पकड़ लिया था। निधि, मुझे ना तुमसे बात करनी है। हाँ तो करो, कौन सी बात है? वो उसके बेड के किनारे पर बैठ गई थी। रक्षित मुंह बनाते हुए बोला, तुम कितनी अच्छी हो निधि, पर अंकल ज्यादा अच्छे नहीं हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हो चिंटू, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, वो नाराज होकर के बोली थी। हाँ अच्छे तो हैं, पर कुछ कम अच्छे हैं, मुझे जोर से हंसने भी नहीं देते हैं। ये तो उस डॉक्टर के जैसे हैं जो मेरे बोलते ही मुझे मारते थे। उसे हॉस्पिटल की याद आ गई थी। निधि चुप होकर के उसका चेहरा देखने लगी थी। जहां मिले दर्द का डर फैलने लगा था। सॉरी चिंटू बेटा, अब आज से मैं तुम्हें बिल्कुल मना नहीं करूंगा। तुम जोर से हंसोगे भी और खूब खेलोगे भी, ठीक है ना? अविनाश जी दरवाजे से उसकी बातें सुन रहे थे और उसे डरते देख करके अंदर आकर के बोले थे। रक्षित खिल उठा था। प्रॉमिस अंकल, अपनी हथेली आगे करता वो बेहद मासूमियत से बोला था। प्रॉमिस बेटा, अब कभी तुम्हें नहीं डांटूंगा। अपने बूढ़े अंकल को माफ कर दो। वो उसके हाथों पर अपना हाथ रखते हुए हंस करके बोले थे। ठीक है, माफ किया आपको। अब मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। अपने चादर में मुंह छुपा करके वो सो गया था। चलो निधि, अब तुम भी सो जाओ, सारा दिन फोटोग्राफी के बाद थक गई होगी। वो दोनों उठ करके बाहर आए तो अविनाश जी ने उससे कहा था, जी पापा आप भी सो जाइए, पर सुबह ही डॉक्टर को बुला करके इसे दिखाना पड़ेगा। अभी देखा ना आपने, कितना डर गया था बेचारा, बेहद मासूम है ना। ना जाने इसके मम्मी पापा कहाँ होंगे। वो थोड़ा दुख से बोली थी। हाँ बेटा, तुम इसकी चिंता मत करो, मैं कल ही इसका इलाज शुरू करवाता हूँ। अभी जाओ, सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट पापा। दोनों एक दूसरे को बोल करके अपने अपने कमरे में चले गए थे। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल देखेंगे।
कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।